कल आपने भूगोल पार्ट 1 देखा था, जिसमें आपने भूकंप के बारे में सारी गतिविधियों को समझा और जाना। अभी आज मैं आपको भूकंप के जितने भी तरंगे हैं, जिसका मैं आपको बता रहा था, उन तरंगों के बारे में आपको और डिटेल्स बताने जा रहा हूँ और आप इसको समझिए तो बहुत काम आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि भूकंप में सेंटर से दो तरंग बी और एस की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिलाकर भूकंप में जो तरंगे हो गई आपकी पी, एस और एल को हम लोग धरतीय लहर बोलते हैं, पी प्राइमरी वेव्स और एस सेकेंडरी वेव्स। अब इन सब के बारे में जानकारी हम लोग को डिटेल से जानना आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी फिल्म्स में और अब बीपीएससी ऑप्शनल में और जीएस में पीटी में भी अब ये आपको बहुत काम होने जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पी तरंग। पी तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, मतलब कि जैसे ध्वनि की तरंगें चलती है माध्यम में आगे पीछे चलती है, तो इसी को क्या कहते हैं, पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसी तरंग है, पी तरंग एकमात्र ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के कोर से होकर गुजरती है। पृथ्वी के कोर से होकर गुजरने वाली एकमात्र तरंग है। चूंकि ये आप जानते हैं कि एल तरंग के सभी माध्यम में चलती है, लेकिन पी तरंगे पृथ्वी के अंतरतम से होकर गुजरती है और एल तरंगे केवल धरातलीय क्षेत्र में ही चलती है। वो जैसे ही गहराई में जाएगी तो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगा। इसीलिए एच.डी. लॉब ने माना, उनका खोज ने माना कि अगर एल तरंगे गहराई पर उत्पन्न हुई होती तो धरातल पर पहुंच ही नहीं पाती, वो नीचे ही लुप्त हो जाती। बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से टीचर इस बात को मानते हैं कि एल तरंगों की उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, फोकस पे है, लेकिन फोकस जब गहराई पर हो तो एल नहीं बन पाएगा। इसलिए एच.डी. लॉब का खोज था कि एल तरंग उत्पत्ति पी और एस के टक्कर से होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पी तरंग। तो पी तरंगों को हम लोग कहते हैं कि ये अनुदैर्घ्य तरंगे है और ये ध्वनि लहर की भांति आगे चलती है। कैसे? तो पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान चलती है। इसकी जो चाल है वो औसतन 8 किलोमीटर है, औसतन 8 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन इसकी अधिकतम जो चाल होती है, अधिकतम चाल 13 से 14 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए। अब पी तरंगों की जो चाल है तो ये अधिकतम कहाँ होगा और न्यूनतम कहाँ होगा। तो जैसा कि ये ध्वनि तरंग के समान है, तो ध्वनि के चलने के लिए जो माध्यम गाढ़ा होगा तो ध्वनि क्या चलेगी, तरंगें तेज चलेगी। उसी प्रकार पी तरंग में भी ध्वनि तरंगों का अनुसरण करते हुए जहां पर अत्यधिक ठोस होगा, जहां ठोस की मात्रा अधिक होगी या मतलब कि अधिक डेंसिटी वाले चट्टान पाए जाएंगे, तो अधिक डेंसिटी वाले चट्टानों में पी तरंगों का वेग बढ़ना कितना हो जाता है, 13 से 14 किलोमीटर। इसको आप लोग कंफर्म रखें कि पी तरंगों का जो अधिकतम वेग होता है वो अधिकतम ठोस या अधिक सघन चट्टानों में होता है। और ये जो तरंगे होती है, पी तरंगे होती हैं, यह ईपी सेंटर से, जैसे मान लीजिए कि कल मैं आपको बताया था कि अगर फोकस है तो फोकस से ईपी सेंटर पर पहुंचने में मान लीजिए इसको 2 मिनट समय लगा,
2 मिनट समय लगेगा। जितना दूर ये ईपी सेंटर है, ठीक फोकस से इधर भी एक ईपी सेंटर बनेगा। तो मतलब कि पुनः 2 मिनट में ही यहाँ से आने के तुरंत बाद ये पुनः कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ। तो इतना पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। ईपी सेंटर पर पहुंचने के बाद विपरीत ध्रुव पर ईपी सेंटर पहुंचने में जो समय कितना लगता है? 2 मिनट। फोकस से इस ईपी सेंटर 1 पे गया, ईपी सेंटर 1 के पास जाने के बाद इसको यहाँ आने में समय लगेगा 2 मिनट का समय लगेगा। अर्थात ईपी सेंटर के विपरीत ध्रुव पर पी तरंग को पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। इसको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे एस तरंगों के बारे में। एस तरंग की प्रकृति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एस तरंग, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। अर्थात यह प्रकाश के समान तरंगे, इसकी जो गति होती है, मुख्यतः 3.4 किलोमीटर पर सेकंड से 5 किलोमीटर पर सेकंड अधिकतम तक चलती है। और यह पृथ्वी के ऊपरी एवं मध्यवर्ती भागों में चलती है। मध्यवर्ती भागों में चलती है। यह बाह्य कोर में विलुप्त हो जाती है। अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह तरंग लुप्त हो जाती है। अर्थात इससे पता चलता है कि जब इस तरंगे लिक्विड में नहीं चल सकती या द्रव में नहीं चल सकती, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पृथ्वी के अंदरूनी भागों में द्रव अवस्था है या लिक्विड अवस्था है। तो ये बात इसमें प्रमुखतः ध्यान में रखा। इसे विध्वंसक लहर भी कहा जाता है। इस तरंग को विध्वंसक लहर भी कहा जाता है। विध्वंसक लहर भी कहा जाता है। अर्थात यह तुलनात्मक रूप से पी तरंगों के बदले एस तरंग क्या करती है? अधिक विनाश करती है। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चलती है पी तरंग अधिक वेग से, तो वो क्यों अधिक विनाश नहीं करती? दोस्तों किसे क्यों कहते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल ये भी न्यूटन के नियम पर लागू है। जैसे एक गोली से किसी शीशे पर मारते हैं, जो गोली तेज रफ्तार की होती है, शीशे मारने का छेद होता है। लेकिन उसी शीशे पर एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? पूरे शीशा चकनाचूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस तरंगों की गहराई क्या है, चाल क्या है? कम है। चाल कम है और यह भी ऊपरी भागों में चलती है और मध्यवर्ती भागों में। तो जब चाल कम है तो मतलब कि ये आसानी से ऊपर वाले प्रचल को धीरे धीरे द्रव को आगे बढ़ती है। अगर ये भी तीव्र तेजी से निकल जाती है, जल्दी से इसका एनर्जी बाहर निकल जाता है। लेकिन इस तरंगों की एनर्जी बाहर निकलने में समय लगता है और यही एनर्जी होती है जो विध्वंस का काम करती है। ये इस तरंगों की विशेषता है। इसे आड़ी लहर भी कहा जाता है। इसे इस तरंगों को आड़ी लहर भी कहा जाता है। और यह जब समुद्र में पहुंचती है
मतलब कि इस तरंगे जब समुद्र में पहुंचती है, तो विलुप्त हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हम लिक्विड अवस्था में या तरल अवस्था में नहीं चल सकते। इसकी अधिकतम 4.4 से कहीं 4.5 और अधिकतम जो खूब बहुत ज्यादा होगा तो 5 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन 3.4 से 4.5 तक इसको कॉमन माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसकी चाल अधिकतम 5 किलोमीटर पर सेकेंड तक भी आती है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में देखा जाता है कि पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में जहां पर मोल्टेन वाले चट्टान होते हैं, और मोल्टेन वाले चट्टानों में क्या होता है, वो अधिक भारी धातुओं से बने हुए हैं, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वहां की चाल पुनः 5 से बढ़ के 7 किलोमीटर पर सेकेंड तक भी हो सकती है। तो आप शुरुआत में है कि 3.5 से लेकर के कितना पहुंच गई 7 तक, मतलब इसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। 3.5 से 7 तक जा सकता है, लेकिन यह बिजली इतनी मोटी है, सामान्य इसका 3.5 से 4.5 के आसपास में बना रहता है। अब हम लोग जानते हैं एल तरंग के बारे में। एल तरंग, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यह सबसे अंतिम है, जितने भी भूकंपीय लहर है उसके बाद इसका अनुभव किया जाता है। इसे सरफेस लहर भी कहा जाता है, मतलब कि यह धरातलीय तरंग कहलाती है। धरातलीय तरंग भी इसे कहा जाता है। तरंग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह धरातल पर ही चलती है, और जब धरातल पर चलेगी तो क्या करेगी, सबसे अधिक नुकसान भी करेगी। और यह पी और एस तरंगों से लंबा मार्ग तय करती है। पी एंड एस तरंगों से लंबा मार्ग तय करती है। क्यों? क्योंकि हम पूरे चक्कर लगाते हुए आती है। यह अधिक केंद्र पर सबसे बाद पहुंचती है, मतलब कि ईपी सेंटर पर या अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। इसका एक रीजन और है, क्योंकि इसकी चाल क्या होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होती है। कहीं कहीं 1.5 से 2.5 किलोमीटर पर सेकंड चलती है। और यह सर्वाधिक विनाशकारी लहर है। बात वही है कि ये चलेगी कहाँ पे, सरफेस पे, बिल्डिंगों के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे चलेगी, और इन सभी को क्या करती है, जड़ों से उखाड़ती चलती है। जड़ों से ये एक पेड़ पौधों, जमीन पर जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए उनको ये धराशायी करते चलती है। तो इसलिए इसे विनाशकारी लहर भी कहते हैं, और यह सर्वाधिक क्या होता है, विनाशकारी होता है। ये एल तरंग है। एल तरंग ऐसे ऊपरी भागों से यह अधिक गहराई पर लुप्त हो जाती है और जल से होकर के गुजर जाती है। मतलब कि पृथ्वी के अंदरूनी भागों में जब यह प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। मतलब कि लुप्त हो जाएगी, ये नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसकी बड़ी विशेषता है कि हम जलीय भागों में अर्थात तरल चट्टानों में भी चल सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली जो बात यह है
कि तरल चट्टान जो होते हैं वो ऊपर वाले किसी भाग में तो ज्यादा नहीं पाए जाएंगे, वो पाए जाते हैं लोअर मेंटल में और अपर मेंटल के निचले भागों में। जब ऊपर वाले जो समुद्र होते हैं या बड़ी नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, उसको ये पार कर लेती हैं। तो इसलिए कहा जाता है जलीय भागों में ज्यादा चलती है। तो एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी किस लिए होती हैं? यह धरातल के ऊपरी भागों में चलती है और यह अधिक विनाश लीला करती है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। अब देखा गया इन तीन मुख्य तरंगों के अतिरिक्त क्रोशिया की कल्प घाटी में, कहां पर? क्रोशिया की कल्प घाटी में दूसरी प्रकार की लहरें देखी गई जो पी, एस और एल से क्या थी? भिन्न थी। पी, एस और एल से भिन्न तरंगों की पहचान की गई क्रोशिया की कल्प घाटी। तो चौथी जो तरंग होते हैं उसको पीजी और एसजी कहा गया है। जो सामान्य पी और सामान्य एस से क्या होता है? इसकी प्रकृति अलग होती है। ऐसी खोज की गई क्रोशिया की कल्प घाटी में। क्रोशिया की कल्प घाटी में इसे खोजा गया था। कब खोजा गया था? भूकंपीय क्रिया के दौरान, भूकंपीय क्रिया के अध्ययन के दौरान यहाँ देखा गया कि इस समय एक मतलब कि पी और एस अलग प्रकृति की जो चल रही है धाराएं, वेव चल रही है, तो उसकी पहचान नहीं हुई। भूकंप क्रिया के अध्ययन के दौरान किया गया। इसकी विशेषता क्या होती है? ये लहरें पृथ्वी के ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती है। मतलब कि देखा जाए तो पीजी और एसजी जो तरंग है जो पृथ्वी के बाह्य परत से होकर चलती है, अर्थात विनाश में भी इनका क्या है? योगदान है। और पीजी की गति मुख्यतः 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड और एसजी के 3.3 होता है। जो पीजी तरंगें होती हैं इनकी 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति और एसजी की होता है 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। अर्थात सवाल आ सकता है प्रीलिम्स में कि पीजी और एसजी तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो पीजी और एसजी तरंगे पी और एस तरंगों के ही गौण तरंगे हैं और ये पृथ्वी के बाह्य परत से होकर चलती हैं। पीजी की औसत गति 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड और एसजी की 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात पी से पीजी कम और एस से एसजी की गति क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये भी विध्वंसक होती है और इनसे भी विनाश हो जाता है। इसके बाद जो अगली तरंग है वो है पी स्टार और एस स्टार। पी स्टार और एस स्टार पांचवा है पी स्टार और एस स्टार। तो ये भी प्रकृति कैसी है? इसकी खोज कोनार्ड महोदय ने डार्क नक्षत्र में 1923 में किया था। कोनार्ड महोदय ने डार्क नक्षत्र में 1923 ईस्वी में भूकंपीय क्रिया के अध्ययन के समय किया था। भूकंपीय क्रिया के अध्ययन के समय किया था। अर्थात इसकी भी जो प्रकृति थी वो सामान्य पी और एस से क्या थी? भिन्न थी। लेकिन पीजी और एसजी जहां ऊपरी भागों में चलती है वहीं पी स्टार और एस स्टार वो मध्यवर्ती भागों में चलती है। पी स्टार और एस स्टार पृथ्वी के मध्यवर्ती भागों में चलती है
भागों में चलती है, अर्थात इससे पृथ्वी के ऊपरी भागों में नुकसान की संभावना नहीं के बराबर। अर्थात यह मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल वाली स्थिति में इनका परिचालन होता है। और इसकी जो गति होती है तो पी स्टार पृथ्वी के मध्यवर्ती परत में 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड। पी स्टार मध्यवर्ती परत में 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। और एस स्टार तरंगें जो होती हैं इसकी गति से क्या होती है, कम होती है। एस स्टार मध्यवर्ती परत में सामान्यतः 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो ये पी स्टार और एस स्टार ये स्पष्ट दिख रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में। और पीजी और एसजी कहाँ था, ये बाह्य भाग में था। और यदि मैंने आपको कॉन्वेक्शन और गति बताया, तो इस प्रकार भूकंप से निकलने वाली, चाहे उसको कहने की फोकस से निकलने वाली जो 3 तरंगें हैं पी, एस और एल, इसके अतिरिक्त इसमें पीजी, एसजी और पी स्टार एस तरंगों की भी प्रधानता होती है और एक न प्रभाव स्पष्ट होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इन भूकंप का मापन कैसे किया जाए। ये तो भूकंप के सारे आपने उदाहरण देखिए, तरंग समझ लीजिए, इनकी लंबाई तरंग को सबने समझा, लेकिन अब इन भूकंपों का मापन कैसे होगा। तो भूकंप विज्ञान में, सिस्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है, और इसी सिस्मोलॉजी का देन है कि हमारे भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में और भूकंप में 3 प्रकार के मापकों का विकास किया गया है। 3 प्रकार के मापकों का विकास किया गया है। तो कह सकते हैं कि भूकंप का जो मापन है 3 प्रकार के स्केल के माध्यम से होता है। 3 प्रकार के स्केल के माध्यम से होता है। पहला है रॉसी फेरल स्केल। रॉसी फेरल स्केल, इसमें जो पैमाना होता है वो 1 से 11 तक होता है। अर्थात एक ऐसा पैमाना होगा जिसमें शुरुआत होगी 1 से और अंत तक कितना जाएगा 11। तो 1 से 11 जाएगी और हर एक के बाद क्या होगा, जैसे 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद इसे क्या होगा, मतलब कि विध्वंसता की दर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा है मर्केली स्केल। दूसरा है मर्केली स्केल। यह भी बहुत दिन तक प्रचलन में था, जब तक रिक्टर स्केल नहीं आ गया। ये भी बहुत कम था और इसमें जो पैमाना होता है 1 से 12, अर्थात इसमें शुरुआत होता है 1 से और पहुंचते मुझे क्या हो जाता है 12, और यदि तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता घनत्व को बढ़ा दिखा। वर्तमान समय जो सबसे अधिक मान्य और प्रचलन में जो हमारा स्केल है, भूकंप मापन है, वो हमारा रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल है। रिचर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिक्टर स्केल का निर्माण किया था। इस रिक्टर स्केल को कहीं कहीं रिचर स्केल भी कहा जाता है और इसे लघु गणकीय मापक, लघु गणकीय मापक
मापक या लॉगरिथमिक स्केल भी कहा जाता है। लघुगणकीय मापक स्केल भी कहा जाता है, स्केल भी कहा जाता है, तो अगर देखा जाए तो रिक्टर स्केल को लघुगणकीय मापक स्केल कहता है, और इसमें जो पैमाना होता है वो होता है 0 से 10 तक। 0 शुरू होगा और कहां तक पहुंचेगा? 10 तक। और प्रत्येक जैसे 0 से 1 होगा, इसमें जो भूकंप की तीव्रता है वो 10 गुना, माने 10 के गुणक पर बढ़ता जाता है, 10 के गुणक पर बढ़ता है। मतलब ये नुकसान दिखा रहा है कि अगर 0 पर 0 नुकसान हुआ है तो 1 पर जाने पर इससे 10 गुना नुकसान होगा, और यहाँ से यहाँ पहले तो और 10 गुना, और यहाँ और 10 गुना बढ़ते जाएगा। तो ये होता है कि 0 से लेकर के 10 तक क्या होता है, इसका गुणक होता है, और प्रत्येक गुणक में यह 10 गुणक से क्या होता है, बढ़ते जाता है। रह गई बात कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये तो हम लोग जान ली रिक्टर स्केल है। तो रिक्टर स्केल से जो कंपन पैदा उसको हम मापेंगे कैसे, किस पर मापेंगे? तो इसके लिए एक यंत्र होता है जो कंप्यूटर जैसा होता है, और उसमें रिक्टर स्केल से उसको जोड़ दिया जाता है। सामान्यतः कहाँ रिक्टर स्केल लगाया जाता है वो भी जानते हैं। जिन क्षेत्रों में भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है वहां पे सामान्य सरफेस के नीचे एक कुआं जैसी स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, माने जमीन के अंदर पर क्या किया जाता है, एक कुआं खोदा जाता है, और इस कुआं में रिक्टर स्केल लगाए होते हैं, रिक्टर स्केल होता है, और ये ऐसा एक तंतु से लटका होता है, तंतु से लटका होता है कि ये हल्का से भी कंपन पर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, और इसमें गति पैदा होती है। और इससे जो जुड़ा हुआ ऊपर तार है, तो कोई ऊपर ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है कि अपने कंप्यूटर में इसके कंपन को अंकित कर लेता है, इसके कंपन क्या करेगा, अंकित कर लेगा, अंकित कर लेता है। यहाँ जो कंपन पैदा होगा तो इसके वाइब्रेशन से तार से हो जाएगा, और कंप्यूटर में जुड़े हुए सिस्मोग्राफ यह क्या करता है, यह अंकन करता है कि इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक कुएं जैसी स्थलाकृति जमीन के अंदर बनाई जाती है, और वो कंक्रीट का होता है, इसमें पानी नहीं रहता है, और इसमें इस स्केल को लगाया जाता है, ये गहराई पर होता है, और जैसे ही भूकंप घटना होगी इतना सेंसिटिव होता है, उस वाइब्रेशन को अंकन करके ऊपर ग्राफ के माध्यम से दिखा देता है, और ग्राफ से पता चल जाएगा कि वो कितनी तीव्रता की है, वो कितना ऊपर नीचे, मतलब कि 0 हो गया ऊपर 10 और नीचे 10 अधिकतम हो गया, ये 5 पे जा रहा है कि 4 पे जा रहा है, कितना ये दिखाएगा। ये होता है रिक्टर स्केल। अब हम लोग बात करेंगे कि भूकंप के बारे में हमने सारी जानकारी समझा। तो जैसे कि कल मेरा हेडिंग था, शीर्षक था कि हिमालय और दिल्ली में भूकंप हुआ। तो हिमालय और दिल्ली में भूकंप जानने के लिए हमें भारत के भूकंप के बारे में समझना होगा। भारत में भूकंप, विश्व में जितने भी भूकंप होते हैं इन्हीं गतिविधियों से होती है, उनको ऐसे ही मापन किया जाता है, और उसकी गहनता और तीव्रता का मापन हम लोग रिक्टर स्केल के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन भारत का भूकंप कैसा आता है, कहाँ पर आता है, इसकी भी जानकारी आपको सटीक होनी चाहिए। भारत में भूकंप,